The object from which electrons are shifted carries positive charge. The object on which electrons are shifted carries negative charge. है ना? हमने क्या किया भाई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। इससे क्या हुआ, हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया। जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो रब करने की वजह से हीटिंग इफेक्ट हुआ। हीटिंग इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन थी उनके बिटवीन। हीट क्या होती है? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन्स गेन्स द एनर्जी एंड मूव्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिपेंड करता है किससे किस में जाएंगे, वो नीचे मेंशन हुआ, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल कहता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 में गए इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्जेक्ट 1 से इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट 2 में गए तो ऑब्जेक्ट 1 ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और ऑब्जेक्ट 2 ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ऑब्जेक्ट 1 ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट 2 ने गेन किए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पहले भी, अभी भी यहाँ पढ़ लिया है। So now the experimental results of charges by friction are given in the below table. Materials are here. Glass rod rubbed with silk. ग्लास रॉड को जब आप सिल्क से रब करोगे ना तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, सारे याद रखने हैं। वैसे नॉर्मली होता है कि मोस्टली पेपर में एग्जामिनर बता देता है कि कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, पूछा भी जाता है आपसे, इसलिए आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ग्लास रॉड रब विद सिल्क, positive charge on glass rod and negative charge on silk. क्यों पॉजिटिव चार्ज ग्लास पे क्यों आया, बिलाल बताएंगे? ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? रीजन क्या है जिस वजह से ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज सिल्क पे आया? सिल्क पे नेगेटिव क्यों नहीं, पॉजिटिव क्यों नहीं आया, और ग्लास पे नेगेटिव क्यों नहीं आया, ये पूछ रहा हूं मैं। उबैद आप बता सकते हैं? नहीं सर। यार सिंपल सा है ना मेथड, अभी तो मैंने बताया कि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है। सिल्क ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है ना? ठीक है, जी सर। तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है? ग्लास कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? सिल्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहां से कहां हुई? ग्लास से सिल्क में हुई ना। ठीक है, अब दूसरा एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड इज रब विद फर। एबोनाइट रॉड को आपने जब फर से रब किया तो फर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और एबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम फर टू एबोनाइट। ठीक है, यानी फर से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं एबोनाइट रॉड की तरफ, तो ये इसका पाथ बन गया जाने का। देन यू हैव प्लास्टिक कोम रब विद हेयर। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग स्कूल में करते होंगे बचपन में। तो आपने प्लास्टिक कोम को रब किया हेयर के साथ, तो हेयर पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी हेयर ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और कोम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। कभी बाल बनाओ सर्दियों में तो बाल उठे रह जाते हैं, अगर सही से आप उसको ब्रश ना करो ना, सिर्फ कोम लगा के आप यूं ऊपर उठा दो ना तो गिरते नहीं है, खुद ब खुद खड़े रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हेयर से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं कोम में, तो हेयर से कोम की तरफ जा रहे होते हैं तो ऊपर की तरफ हो जाते हैं ना, जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी तरफ हो जाते हैं। फिर आपको बिठाने पड़ते हैं सर्दियों में, पानी वानी लगा के जरा सा ब्रश घुमा के लगाना पड़ता है, ये वजह है इसकी। फिर आता है परस्पेक्स रूलर रब विद डस्टर। रूलर को आपने डस्टर से रब किया तो क्या हुआ? रूलर से डस्टर के अंदर चार्जेस ट्रांसफर हो गए, इसलिए रूलर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, डस्टर आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। देन पॉलीथीन स्ट्रिप जो प्लास्टिक कवर्स हम कॉपीज पे नहीं लगाते अपने, पॉलीथीन स्ट्रिप इज रब विद डस्टर। उसमें क्या होगा? अब यहाँ पर डस्टर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, हालांकि पिछले वाले एग्जांपल में डस्टर नेगेटिव चार्ज था। इसमें क्या है? इसमें पॉलीथीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम डस्टर। ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको? कोई सवाल इसमें? एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ये पहला मेथड था हमारा चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैं 5 मिनट और लूंगा इंशाल्लाह, इसको खत्म ही कर लेंगे ना इस टॉपिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज व्हाट? इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस कराना, किसी चीज के अंदर जनरेट कराना कुछ। तो यहाँ पे हम चार्जेस को इंड्यूस कराएंगे। तो हाउ वी विल चार्ज एनी ऑब्जेक्ट थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इसका तरीकाकार ये है, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल वन। अब इसमें क्या चाहिए होगा?
इसमें आपको ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट कहीं से चाहिए होगा, उसकी मदद से आप किसी अनचार्ज या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दोगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल या अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लाएंगे। इसकी एग्जांपल क्या होती है, आपने स्केल लिया, अपने सर से बालों से रब किया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हेड से आपके स्केल के अंदर। स्केल के अंदर एनर्जी आ गई अट्रैक्शन की। ठीक है, वही आपने शार्पनर के रेजिडुअल के ऊपर जाके सिर्फ करीब किया, आप उस पर लगाते भी नहीं हो, सिर्फ करीब करोगे, वो बिल्कुल जंप करके उसके पे आके स्टिक हो जाएंगे। ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई कि शार्पनर के जो कचरे के अंदर आपने इंडक्शन क्रिएट कर दी। उस पर आपने रबिंग तो नहीं की ना, रब तो आपने सर से बालों से किया था, वो आपने फ्रिक्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक वो किया, चार्जिंग की। और जब आपने शार्पनर के रेजिडुअल को कलेक्ट किया तो वो आपने इंडक्शन से किया। इंडक्शन में सिर्फ आप करीब लाते हो, टच नहीं करते फिजिकली, वो थ्रू एयर ही अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, so when a charge object is brought near a neutral one, then positive and negative charges on a neutral object are separated. This effect is called electrostatic induction. कैसे होगा ये, पहला स्टेप, rub the ebonite rod with fur to make the rod negatively charged. ebonite rod को आपने फर से रब किया, ebonite rod में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए फर से, तो ebonite rod क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, आपके पास नेगेटिव चार्ज ebonite rod आ गई। ठीक है, फिर आपने क्या किया, कीप टू मेटल स्फीयर्स इन कांटेक्ट, दो मेटल के स्फीयर्स लाए, मेटल है ना, मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आप दो लाए, दो मेटल स्फीयर्स साथ में बिल्कुल जुड़े हुए हैं कांटेक्ट में, एक तरफ से, दूसरी तरफ से नहीं है कांटेक्ट में। ठीक है, और इन दोनों को आपने खड़ा कर दिया इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे। नीचे देखो इनके ब्लैक कलर के इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड्स क्या होते हैं, जहां से कोई भी चार्ज या करंट ना गुजरे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, प्लेस द नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए, ये स्फीयर ए के करीब ही ऊपर वाली नेगेटिव चार्ज रॉड ले, सिर्फ करीब लाना है, टच नहीं करना। प्लेस द नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए, दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी रिपेल्ड, ठीक है, टू द राइट मोस्ट स्फीयर ऑफ बी। क्या होगा इसमें भाई, ए जो है अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना, ऐसा ही होगा। तो जब आप नेगेटिव चार्ज रॉड यहाँ करीब लाओगे तो नेगेटिव को कौन, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ए के अंदर जितने भी पॉजिटिव होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और ए के जितने भी नेगेटिव होंगे सब यहाँ राइट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ए के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी चार्जेस की। राइट वाली सरफेस पे ए के सारे नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे और लेफ्ट पे सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ये रॉड लेके आओगे करीब। ठीक है, दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी रिपेल्ड टू द राइट मोस्ट ऑफ स्फीयर बी, यहाँ से बिल्कुल दूर यहाँ तक चले जाएंगे, लीविंग पॉजिटिव चार्जेस देर, खाली यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, सारे पॉजिटिव यहाँ चले गए, सारे नेगेटिव वहां चले गए। with that negatively charged rod in place, the two spheres are separated. अभी क्या हुआ, आपने नेगेटिव चार्ज रॉड यहीं पे रखी हुई है और इस स्फीयर बी को ए से अलग कर दिया, फिजिकल कांटेक्ट में लाइन अलग कर दिया। ठीक है, नाउ रिमूव द नेगेटिवली चार्ज रॉड, अब नेगेटिव चार्ज रॉड को भी अलग ले गए, तो क्या हुआ, ये दोनों स्फीयर अलग अलग अपने अपने कैपेसिटी में चार्ज हो गए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब आपने क्या किया, नाउ रिमूव द नेगेटिवली चार्ज रॉड फ्रॉम स्फीयर्स, द नेट चार्ज ऑन स्फीयर ए इज पॉजिटिव and on B is negative. Such charges are called induced charges, and the process to separate positive and negative charges is called electrostatic induction. ठीक है, इस तरह से चार्जिंग करने को कहते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ऑफ चार्जिंग। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। एनी क्वेश्चन? सर स्टेप 2 और स्टेप 3 फिर से समझाते हैं। कौन सा, ये वाला स्टेप 3? जी देखो स्टेप 3 में हमने क्या किया, हम स्टेप 2 में लाए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रॉड यहाँ करीब ले आए, एक है। ठीक है, ए और बी आपस में कांटेक्ट में, जब करीब लाएंगे तो आपको पता है ए के अंदर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, तो सॉरी ए के अंदर नहीं, एबोनाइट के अंदर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। एबोनाइट रॉड को आप ए के करीब लाए, जैसे ही करीब लाओगे तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। ए के अंदर तो दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, न्यूट्रल है ना ये, तो इसके पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। देखो एबोनाइट रॉड आप यहाँ पे लाए नेगेटिव चार्ज, तो ए के सारे पॉजिटिव यहाँ पर आ गए और ए के अंदर से नेगेटिव सारे सेपरेट होके यहाँ कॉर्नर पे चले गए, बी की तरफ चले गए। सही है, तो यहाँ पर पेयर बन गया ना नेगेटिव पॉजिटिव का। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, ए और रॉड को तो एक साथ रखा,
बी को निकाल के दूर ले गए कहीं, मतलब उस रूम से ही अलग कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उसको आप लेके नेगेटिव लगेगा चार्ज। अब क्या कि ए के पास से आपने ये रॉड भी हटा दी, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो अब आपने देखा कि अलग अलग दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है। जी सर। ये आपने जबरदस्ती इनमें से सेपरेट किए चार्ज, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आपने इंड्यूस करवाया इनमें चार्ज, पहले तो ये न्यूट्रल थे ना, इनके करीब आप चार्ज ऑब्जेक्ट्स लाए ताकि ये एक तरफ एक चार्ज हो जाए, दूसरे दूसरे चार्ज हो जाए, फिर आपने इन दोनों को अलग कर दिया, फिर आप नेगेटिवली चार्ज रॉड को भी अलग ले गए। तो क्या हुआ, ऑलरेडी ए पे पॉजिटिव चार्ज आ चुके थे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जो ए पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए थे ना, जब आप रॉड हटा दोगे ना, तो ये ए की पूरी सरफेस पे आ जाएंगे, फैल जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। इसी तरह बी पे जो राइट मोस्ट पे चले गए थे ना, अब बी अलग हो गया ना ए से, तो नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर भी पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हो गया चार्जिंग का। Yes, sir. पहला पहला मेथड क्या था, बाय फ्रिक्शन, आपने रब करना शुरू किया, तब भी एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो रहा है। देखो टेबल के अंदर लिखा हुआ ना हमारे, फ्रिक्शन से आपने क्या किया, इन तमाम को आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इन सबको आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इंडक्शन से आपने क्या किया, स्फीयर ए को नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज कर दिया, स्फीयर बी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। थर्ड एंड द लास्ट मेथड ऑफ दिस chapter for the charging of objects is by earthing। अर्थिंग का आइडिया है किसी को? मेरे ख्याल से ये थोड़ा लंबा है, ये कल ही करेंगे, टाइम भी हो गया ना क्लास का। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले।